एक ऐसा अनजान आइलैंड जहाँ पर ये सारे लोग एडवेंचर एक्टिविटी और राफ्टिंग के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ ऐसी अनोखी चीजें मिलती हैं जो आइलैंड से उन्हें बाहर निकलने ही नहीं देती। तो इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है उसी अनजान आइलैंड को दिखाते हुए जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था, लेकिन अब हमें जोई नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कार के अंदर आगे बढ़ रही थी। वो इस जगह पर दरअसल अपने भाई जेम्स के बेस कैंप में आई होती है, जो कई सारे टूरिस्ट को इकट्ठा करके उन्हें एडवेंचर एक्टिविटीज कराता था। ये एक्चुअल में जेम्स का प्रोफेशन होता है और जोई तो इतने समय बाद अपने भाई जेम्स से मिलने के लिए वहीं पर जा रही है। उसे भी रिवर राफ्टिंग और कई एडवेंचर एक्टिविटी करनी थी। जोई ट्रेवल करते हुए सीधा उस बेस कैंप तक पहुंच जाती है जहां पर जेम्स उससे मिल रहा था। जेम्स अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। वो तो इनवाइट भी कर रहा था कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। जोई वहां पर नोटिस करती है कि कई अलग अलग देशों से टूरिस्ट वहां पर आए हैं, यानी वो जेम्स के ऊपर खुलेआम भरोसा करते हैं और उसकी एडवेंचरस एक्टिविटी पर। सभी से मिलने के बाद अचानक जोई की नजर गई टेरी नाम के लड़के के ऊपर। पता चला कि टेरी को वो पहले से जानती थी, यानी टेरी जेम्स और जोई का कॉमन फ्रेंड हुआ करता था। लेकिन कुछ समय पहले जोई और टेरी एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए थे। जोई तो बिल्कुल खुश नहीं थी टेरी नाम के उस लड़के को यहाँ देखकर। फिलहाल तो वो दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते और कुछ भी नहीं बताते अपने भाई को, जैसे कि जोई और टेरी के बीच में कुछ तो हुआ है और वो बताना नहीं चाहते। फिलहाल जोई टेरी को एकदम इग्नोर करके अपने भाई जेम्स के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लग जाती है। जेम्स सारे टूरिस्ट को बता रहा था कि सबसे पहले वो रिवर राफ्टिंग करेंगे। वो सब वहाँ पर तैयारी करने लगे, तभी जेम्स सभी से फॉर्म पर साइन करवाता है। दरअसल ये एक ऐसा फॉर्म था जिसमें जिम्मेदारी उस टूरिस्ट की खुद ही हुआ करती थी। जेम्स उन्हीं फॉर्म के ऊपर सभी टूरिस्ट से सिग्नेचर ले रहा था, क्योंकि इन सारे एडवेंचर वाली चीजों में बहुत ज्यादा खतरे हो सकते हैं। वो टूरिस्ट इन सभी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जेम्स के साथ रिवर राफ्टिंग करने के लिए चले जाते हैं। शुरुआत में सभी को मजे आ रहे थे और लहरें काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। जोई भी बेचारी उनके साथ बैठकर मजे तो करती है, लेकिन उसे ये सारी एक्टिविटी किए हुए कई साल बीत चुके थे। उसे तो काफी डर भी लगने लगा था और एक मोमेंट ऐसा भी आ गया जब जोई पानी के अंदर गिर गई। जेम्स तुरंत इन चीजों को रोक देता है और अपनी बहन को बचाने के लिए चला जाता है। वो तो जोई को यही समझा रहा था कि ये सारी चीजें बहुत इजी हैं, तुम एक टीम की तरह काम करो और तुम्हें बहुत मजे आएंगे। जोई काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि इतने लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो गई। वो तो साइड में जाकर बैठी हुई होती है। थोड़ी ही देर में टेरी नाम का वही लड़का जोई के पास आ गया और उसको सांत्वना देने की कोशिश करने लगा कि तुम बेटर परफॉर्म कर सकती हो। लेकिन जोई पता नहीं किस रीजन से टेरी से नाराज है, वो बिल्कुल भी उसे रिस्पॉन्स नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब रात होने पर सभी लोगों ने अपना कैंप बिछाया और एक बॉनफायर के चारों तरफ बैठकर आपस में बात करने लगे थे। उस जगह पर सभी लोग अपने बारे में बता रहे होते हैं कि वो लाइफ में क्या करते हैं और उनका एम क्या है। जेम्स यही कहता है कि उसे जिंदगी भर एडवेंचर एक्टिविटी करनी है। वहीं जोई बताने लगी कि वो एक डॉक्टर है और कुछ समय पहले उसका बॉयफ्रेंड भी एक डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन अब वो अलग हो चुके हैं। इसलिए जोई चाहती है कि वो और भी ज्यादा फ्रेंड्स बनाए। वो दोनों लड़कियां जिनका नाम स्टेसी और ग्वेन था, वो भी अपने एडवेंचर के बारे में बहुत चीजें बताती हैं। लेकिन जब टेरी की बात आई तो वो एकदम शांत रहता है। ऐसा लग रहा था कि उसका कुछ एम ही नहीं है या फिर वो कोई अजीब सी बातें उनसे छुपा रहा है। खैर, इन सारी चीजों के डीप में ज्यादा कोई नहीं जाता और बहुत रात होने पर वो अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं। उन लोगों को सुबह जल्दी उठना था क्योंकि और भी एक्टिविटीज बाकी हैं अभी। अचानक स्टेसी नाम की वो लेडी फॉरेस्ट में चली जाती है कुछ काम के लिए। सभी अपने टेंट में मौजूद ही थे, लेकिन थोड़ी देर बाद स्टेसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी भागते हुए उसके पास चले गए और थोड़ी ही दूरी पर टेरी खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि टेरी स्टेसी के ऊपर नजर रख रहा होता है। सभी लोग जब इकट्ठा होते हैं तो पता चला स्टेसी घायल हो चुकी है। शायद उसका पैर फिसलने की वजह से उसके सर पर भारी चोट लग गई थी। उसके सर से काफी ब्लीडिंग हो रही होती है, इसीलिए जल्द से जल्द उसे मेडिकेशन प्रोवाइड करनी होगी। सभी एकदम डरने लगे, खास करके जोई। इसलिए अब उनके पास जितनी मेडिकेट थी उसकी मदद से वो स्टेसी को ठीक करते हैं। स्टेसी की हालत ब्लीडिंग की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो तो सीधा बेहोश होने लगी होती है, लेकिन जोई जो पेशे से एक डॉक्टर थी, वो अपने एक्सपीरियंस का यूज करती है उसे ठीक करने के लिए। जेम्स भी जो इस पूरी एक्टिविटी का इंचार्ज था, वो स्टेसी की ऐसी कंडीशन देखकर चौंक जाता है, क्योंकि भले ही उसने फॉर्म साइन करा लिए हैं, लेकिन अगर कोई उसका मेंबर मर गया तो फिर आगे आने वाले टूरिस्ट उसकी टीम ज्वाइन नहीं करेंगे। अब जोई को पता नहीं क्यों टेरी के ऊपर शक हो रहा होता है, क्योंकि जब स्टेसी को चोट लगी थी तो टेरी उसके पास ही खड़ा था। आवाज देने पर टेरी सबसे पहले भाग कर आया।
इस वजह से जोई ने अपने भाई जेम्स को कहा कि तुम टेरी को लेकर रेडियो फोन्स लेकर आने चले जाओ, हमें तुरंत कांटेक्ट करना होगा रेस्क्यू टीम को यहाँ लेकर आने के लिए। जब आसपास कोई नहीं होता तो जोई स्टेसी से पूछती है कि आखिर क्या हुआ। स्टेसी एकदम बुरी अवस्था में बता रही थी कि मैं यहाँ पर वॉक करने आई थी, लेकिन टेरी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब स्टेसी ने इसके लिए मना किया तो टेरी ने उसे धक्का दे दिया। यानी इस पूरी चीजों का जिम्मेदार एक्चुअल में टेरी है। जोई ने अभी ये बातें अपने भाई जेम्स को नहीं बताई होती। जब थोड़ी देर बाद जेम्स और टेरी वहाँ पर पहुँचते हैं और बताते हैं कि रेडियो सिग्नल्स काम नहीं कर रहे हैं, तब और भी ज्यादा सोचने वाली बात हो जाती है कि स्टेसी को बचाया कैसे जाए। तब जाकर जेम्स ने कहा कि हमें यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक रेस्क्यू स्टेशन पर जाना होगा, वहाँ से हमें एयर एम्बुलेंस को बुलाना होगा जो इसे लेकर जाए मेन सिटी के अंदर। अब एक्चुअल में आइलैंड पर मौजूद उस रेस्क्यू स्टेशन पर जाने के लिए एक फॉरेस्ट वाला रास्ता था और दूसरा रास्ता होता है एक छोटे से पानी के बहाव से होकर जाना। जेम्स को पता था कि पानी वाला बहाव सबसे शॉर्टकट रास्ता है, इसीलिए उसने राफ्ट निकाली और सभी को उसके अंदर बिठाकर आगे बढ़ने लगा। सभी स्टेसी को हौसला दे रहे थे कि थोड़ी ही देर में वो रेस्क्यू टीम के पास पहुंच जाएंगे। जेम्स तो और ज्यादा डरने लगा कि कहीं उसका बना बनाया बिजनेस बेकार ना हो जाए। वहीं जोई लगातार टेरी के ऊपर शक करते जा रही थी और उसे बड़ी अजीब तरीके से देखती है। उस मोमेंट पर हमें पता चला कि टेरी एक्चुअल में एक क्रिमिनल है। उसके ऊपर तो कई सारे चोरी और डकैती के केसेस हो चुके हैं। फिलहाल अभी भी उसकी सजा बाकी है, लेकिन वो जेल से भाग आया। जोई को भी जब ये पता चलता है तो वो टेरी से नफरत करने लगी थी और जब उसकी सच्चाई उसके सामने आई तो वो और भी ज्यादा उससे दूरियां बना लेती है। फिलहाल जोई, जेम्स और सभी का दिमाग इसी पर था कि वो स्टेसी को सही जगह पर लेकर जाएं। पानी का बहाव और भी ज्यादा तेज होता जा रहा था और एक समय पर तो उनकी बोट एकदम से डिसबैलेंस हो गई थी। जेम्स, जिसे हर एक चीजों की नॉलेज होती है, वो भी इस कंडीशन को संभाल नहीं पाया और अचानक इतनी तेज बहाव आई कि वो बोट ही पलट जाती है। सभी के सभी पानी में गिर गए थे और बेचारी स्टेसी तो तड़प रही थी। जितने भी लोग पानी में थे ट्राई करते हैं कि वो किनारे पर चले आए। जोई, जिसे तैरना अच्छी तरीके से आता था, वो सबसे पहले घायल पड़ी हुई स्टेसी को पकड़ती है और किनारे पर ढकेल कर उसे बाहर निकालती है। बेचारी स्टेसी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी, जैसे उसके बॉडी में बहुत ज्यादा पानी घुस चुका है। जोई सीपीआर देकर उसके बॉडी का सारा पानी निकालने लगी। जेम्स और बाकी बचे हुए साथी भी जैसे तैसे किनारे पर पहुंचते हैं। स्टेसी को तो अभी भी होश नहीं आया था, लेकिन थोड़ी ही देर में जोई का ये लगातार प्रयत्न कामयाब हो जाता है। स्टेसी सांस लेने लगती है और उसके मुंह से पानी भी निकल गया था। टेरी भी जब उस जगह पर आ गया होता है, तब जाकर जोई अपने भाई जेम्स को सच्चाई बताती है। उस साइड में लेकर उसे चली गई और टेरी के बारे में सब कुछ कह दिया। जोई के हिसाब से ये सब स्टेसी ने उसे बताया है और जो बोट अभी पलटी है उसमें भी शायद टेरी का ही हाथ है। ये इसलिए क्योंकि टेरी नहीं चाहता कि हम सब रेस्क्यू टीम के पास पहुंचे और उसका पर्दाफाश हो जाए। उसके ऊपर अभी भी क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं और वो भाग कर आया है जेल से। टेरी के बारे में इतनी गलत बातें सुनने के बाद जेम्स तो पहले भरोसा नहीं कर रहा था। उसने जोई को डांटते हुए कह दिया कि किसी के ऊपर इतना बुरा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। यानी कि जेम्स अपनी बहन का भरोसा नहीं कर रहा है। फिलहाल उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा, इसलिए रात बीतने के बाद वो सुबह होने पर भी राफ्टिंग करते हुए आगे बढ़ने लगे। जेम्स का दिमाग इस वक्त सिर्फ यही था कि वो स्टेसी की जान बचा ले, इसीलिए वो जरा भी वेट नहीं करता और अपनी टीम को हाथ चलाते हुए आगे बढ़ते रहने के लिए बोलता है। सुबह का समय हो चुका था तो उन्हें रास्ता बड़े अच्छी तरीके से दिखाई देता है, इसलिए वो बड़ी आसानी से किनारे पर पहुंच गए। यानी यहाँ से फॉरेस्ट के थोड़ी ही दूरी पर वो रेंजर स्टेशन मौजूद है। जेम्स और टेरी जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करते और तुरंत ही उतरकर भागने लगते हैं अंदर की तरफ। बाकी सब स्टेसी को संभाल रहे थे और उसे जगाए रखते हैं। अब थोड़ी देर तक जेम्स और टेरी जब आगे बढ़ रहे थे, तभी टेरी जेम्स को रोक देता है। अब वो जेम्स को अपना जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैं तो सिर्फ स्टेसी को रात के समय समझाने गया था और वो काफी घबरा कर खुद ही गिर गई। ना ही टेरी ने कोई जबरदस्ती की होती है और ना ही उसने कुछ जानबूझकर किया। टेरी ने तो ये भी बता दिया कि उसके ऊपर कई सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं और वो भागकर यहाँ पर आ गया है। ये इसलिए क्योंकि कई साल पहले ऐसे ही वो बुरे हादसे में फंस गया था। उसकी गलती भी नहीं थी, फिर भी उसे जेल में बंद कर दिया गया। जेम्स टेरी का दोस्त होता है, इसीलिए वो ये सारी चीजें उसकी बात मान रहा था। टेरी तो जेम्स से सिर्फ इतना कहने लगा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं इन सब से निकलकर एक नॉर्मल जिंदगी बिताना चाहता हूँ। इस वजह से जेम्स ने टेरी की मदद करने का डिसाइड किया, पर सबसे पहले स्टेसी की जान बचाना जरूरी है, इसीलिए वो तुरंत ही भागते हुए रेंजर स्टेशन की तरफ पहुंचे। स्टेशन पर लगातार आवाज देने के बाद वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, जैसे कोई रेंजर यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। फिर बाद में एक कार आती है जिसमें ऑफिसर होता है और फिर जेम्स ने उसे अपने हादसे के बारे में सब कुछ बताया।
जेम्स तो एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की मांग करता है जिसमें स्टेसी को बिठाकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। वो ऑफिसर इन बातों को समझ गया था और हाई प्रायोरिटी पे मिशन को लेने के लिए बात करने की कोशिश करता है। सबसे पहले उसे रेस्क्यू टीम के लिए कॉल करना होगा, लेकिन जैसे ही वो बात करने के लिए जाता है तभी टैरी फोन उठाकर उसे बात ही करने नहीं देता। टैरी यही कह रहा था कि हमें डायरेक्टली रेस्क्यू टीम को बुलाने के बजाय स्टेसी का इलाज किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में करना चाहिए। ऑफिसर और जेम्स तो बार बार कह रहे थे कि फोन दे दो, रेस्क्यू टीम को बुलाना है, पर टैरी काफी डरा हुआ था और वो फोन देता ही नहीं। ये इसलिए क्योंकि अगर रेस्क्यू टीम को बुलाया जाएगा तो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन में टैरी तो पकड़ा ही जाएगा। वो तो वापस से जेल में नहीं जाना चाहता था। अब वहाँ का माहौल इतना हीटअप हो गया था कि ऑफिसर परेशान हो जाता है। उसे टैरी के ऊपर शक होने लगा, इसीलिए वो फोन लेने के लिए ऑफिसर ने गन पॉइंट कर दिया। जेम्स एकदम से घबरा गया और अपने हाथ ऊपर कर लेता है, क्योंकि इन सारी चीजों से उसकी रेपुटेशन बहुत खराब हो जाएगी और फिर कोई भी टूरिस्ट यहाँ एडवेंचर के लिए नहीं आएगा। टैरी ऑफिसर से बार बार कह रहा था कि हमें स्टेसी को नॉर्मल इलाज करना चाहिए, पर अब ऑफिसर समझ चुका था कि जरूर इन चीजों के पीछे टैरी का ही हाथ है, इसलिए वो गन टैरी के पास लेकर जाने लगा। लेकिन तभी टैरी उससे गन छीनने की कोशिश करता है। वहाँ पर इतना हीटअप माहौल क्रिएट हो गया था कि दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे थे। टैरी ने ऑफिसर को डेस्क पर दे मारा और उनके बीच छीना झपटी चालू हो जाती है। जेम्स बेचारा पीछे रहकर कुछ कर ही नहीं पा रहा था, जैसे उसके हाथ बंधे हुए हैं। और अब इन्हीं सारी चीजों के बीच एक गन शॉट की आवाज आती है। पता चला कि वो गन में से एक बुलेट निकली है और वो सीधा ऑफिसर के पेट में जाकर लगी है। जेम्स देख पा रहा था कि ये सब टैरी ने किया था। टैरी भी एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही क्रिमिनल चार्जेस थे और अब ये एक और ऐड हो चुका है, वो भी ऑफिसर को मारने का। बेचारा ऑफिसर पहले तड़पता है और फिर वहीं गिरकर मर जाता है। जेम्स के दिमाग में भी कुछ सूझ नहीं रहा था और वो ऑफिसर को पकड़कर उठाने लगा, पर टैरी जानता है कि आखिर इसके आगे क्या होगा। अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो वही पकड़ा जाएगा। इसीलिए टैरी ने डिसाइड किया कि वो कनाडा का बॉर्डर पकड़कर वहाँ से भाग जाएगा पानी वाले रास्ते से। उसके पास जेम्स की बोट मौजूद है तो वो उसी का यूज करेगा। टैरी ने वहाँ पर मौजूद सारे इम्पोर्टेंट सामान रख लिए और जेम्स को कहने लगा कि तुम इस बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारा भी एडवेंचर एक्टिविटी वाला स्पॉट बेकार हो जाएगा। जेम्स भी मजबूर था, इसीलिए टैरी जैसा कहता गया वो करता गया। सबसे पहले टैरी बोलता है कि हमें इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। यानी इन सारे गलत कामों में जेम्स भी मजबूरी के कारण उसका साथ दे रहा था। टैरी और जेम्स ने तो साथ में मिलकर ऑफिसर की डेड बॉडी को उसके कार में बिठा दिया और ट्रक को धक्का देकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया होता है। यानी वो दोनों इस पूरी चीज को एक एक्सीडेंट दिखा रहे थे, जिसमें कि ऑफिसर अपने ट्रक के साथ ही मारा गया। अब भले ही ये प्लान टैरी को सेटिस्फाइंग लगता है, लेकिन उसे यहाँ से भागना होगा। वो तो गन लेकर जेम्स के साथ सीधा किनारे पर गया, जहाँ बोट और बाकी सब मौजूद थे। यानी अब से एक खतरनाक और गंदा खेल शुरू होने वाला है। जेम्स ने तो अपने सारे साथियों को बता दिया था कि टैरी ने उस रेंजर ऑफिसर को मार दिया है। यानी अब रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट नहीं हो सकता और स्टेसी बहुत खतरे में है। उन्हें कोई दूसरा वे ढूंढना होगा यहाँ से निकलने का। लेकिन टैरी, जिसके हाथ में अभी भी गन मौजूद थी, वो सभी को कहने लगा कि मुझे कनाडा के बॉर्डर के पास छोड़ दो। वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए वो अकेले नहीं चला सकता, उसे टीम की जरूरत होगी। इसीलिए वो जोई, ग्वेन और जेन तीनों को कहता है कि तुम मेरी बात मानो, वरना उसके पास जो गन है उससे वो सभी को शूट कर देगा। जोई को इन चीजों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे तो टैरी पर पहले से शक था और इस बारे में उसने अपने भाई को भी बताया होता है, लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से शायद अब स्टेसी की जान चली जाएगी। टैरी उन सभी को डरा धमकाकर बोट के ऊपर बैठ जाता है और सभी आगे बढ़ने लगे। उस बोट पर वेट ज्यादा होने के कारण वो तेजी से नहीं बढ़ पा रहे थे, जिस वजह से टैरी और गुस्सा होता है और उन्हें धमकाते रहता है। जो ये बेचारी इन सारी चीजों की वजह से बहुत गुस्से में थी, पर फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि स्टेसी का ध्यान भी रखना था। पता चला कि यहाँ कई देर तक मेडिकेशन ना मिलने के कारण स्टेसी की मृत्यु हो गई है। उसकी पूरी बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई थी और इस बात का दुख जोई को सबसे ज्यादा था। लेकिन देखकर लगता नहीं कि टैरी को इससे कुछ फर्क पड़ा है। उसे सिर्फ यहाँ से निकलना है और वापस जेल नहीं जाना। कनाडा के बॉर्डर पर अगर वो पहुंच गया तो वो अपने कांटेक्ट की मदद से दोस्तों को बुला लेगा। जेम्स को भी अब जाकर टैरी के ऊपर गुस्सा आने लगा होता है। वो साफ कह रहा था कि बोट की स्पीड यही होगी, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में कभी आप फंस जाओ जहाँ पर बोट बहुत स्लो चल रही है, आपको जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम के पास पहुँचना है और अगर देरी हुई तो आपका साथी मर जाएगा। तो भले ही बोट पर कितना भी वेट रहने दो, वो हवा के माध्यम से आगे बढ़ सकती है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हवा का बहाव कहाँ से हो रहा है।
इसके लिए हमें कोई भी एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा लेना है और उसे पत्ते के ऊपर रख के पानी में डाल देना। याद रहे उस मेटल को अपने बाल से घिस कर उसके अंदर रख दीजिए और उनकी जो फाइनल डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ और साउथ की तरफ होगी। हवा की डायरेक्शन जिस तरफ होगी लहरें भी वहीं तेजी से बहेंगी। तो यही रीजन है कि हमें लहरों की दिशा में आगे बढ़ना है ताकि ज्यादा फोर्स न लगाना पड़े। इससे हम अपने डेस्टिनेशन पर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। और तो और बात रही कि लहरें ज्यादा तेज हो गई तो किनारे पर कैसे पहुंचेंगे। तो इस सिचुएशन में हमें डायगोनली ट्रेवल करना होगा। अगर हम डायगोनल तरीके से ट्रेवल करेंगे तो हम एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच सकते हैं। सीधे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो लहरें हमें अपने साथ ही लेकर चली जाएंगी। लेकिन एक्चुअल में यहाँ किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था क्योंकि स्टेसी तो पहले ही मर चुकी है। अब अचानक उन्हें एक ब्रिज दिखाई देती है जिस पर एक टूरिस्ट आगे बढ़ रहा था। टूरिस्ट की नजर फिलहाल उन पर नहीं गई होती, लेकिन जोई एक रिफ्लेक्शन की मदद से उसका ध्यान आकर्षित करती है। थोड़ी ही देर में वो टूरिस्ट उनकी तरफ देखने लगा और पूछता है कि उस लड़की को क्या हुआ। टेरी एक समय पर घबरा गया, लेकिन उसने कंडीशन हैंडल करते हुए ये बताया कि हमारी फ्रेंड थोड़ी बीमार है, लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास एक डॉक्टर भी मौजूद है और हम इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। टेरी को लगा कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन ऊपर की तरफ से वो टूरिस्ट बड़े ध्यान से देख रहा था कि वो लड़की बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही है, यानी वो मर चुकी है, इसका उसे अंदाजा था। टेरी को डर लगने लगा कि कहीं वो आदमी दूसरों को जाकर ये बात बता न दे, ऐसा होगा तो वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए वो और भी ज्यादा तेजी से बोट को आगे बढ़ाने लगा ताकि वो बॉर्डर तक पहुंचे। अब यहाँ बोट की वेट कम करने के लिए टेरी ने साफ कह दिया कि हमें स्टेसी की डेड बॉडी को दफनाना होगा। वो किनारे पर पहुंचते हैं और एक गड्ढा खोदकर स्टेसी को दफना देते हैं। अब वापस पानी से रास्ता तय कर सकते थे, लेकिन काफी रात होने लगी थी, इस वजह से उन्होंने उसी फॉरेस्ट में रुकने का डिसाइड किया। अभी भी टेरी गन की मदद से सभी को कंट्रोल कर रहा था। उनमें से कोई भी जरा भी गलती करता तो टेरी उसे शायद शूट कर दे। जोई तो टेरी से बहुत ही ज्यादा नाराज लग रही थी, लेकिन आखिरकार टेरी ने जोई को एक सच्चाई बताई। वो कहने लगा कि वो उस सजा के लिए जेल में बंद था जो उसने कभी की ही नहीं थी। टेरी कहता है कि कुछ साल पहले वो और उसका भाई जेम्स साथ रहा करते थे, लेकिन जेम्स को बहुत बुरी लत लग गई, यानी कि वो ड्रग्स सप्लाई करने लगा और इल्लीगल काम में इन्वॉल्व हो गया। टेरी तो इन सब से एकदम दूर हुआ करता था, लेकिन जेम्स ने जानबूझकर टेरी को इसमें फंसा दिया और पैसों का लालच देकर पार्टनर बना दिया होता। लेकिन जब जेम्स को पुलिस ऑफिसर्स पकड़ने आए तो टेरी ने उसे बचाने के लिए सारा नाम अपने ऊपर ले लिया। जोई जब ये सुनती है तो उसे भरोसा नहीं हो रहा था। वो अपने भाई जेम्स को सबसे अच्छा मानती थी, पर जेम्स का चेहरा देखकर पता चलता है कि ये सब सच है और अब टेरी इतने सालों बाद वापस आया है तो वो फिर से जेल में नहीं जाना चाहता। यही रीजन था कि जेम्स भी कहीं न कहीं टेरी की मदद कर रहा होता है, क्योंकि उसे भी सच्चाई पता है। काफी रात होने पर टेरी ने सभी को एक पेड़ से बांध दिया और कहा कि हमें सुबह निकलना है। वहाँ जोई को अपने भाई द्वारा किए गए चीजों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। अब जोई जेम्स को ये भी बताती है कि कई साल पहले टेरी ने मुझसे भी बदतमीजी की थी, लेकिन तुमने टेरी को रोकने की बजाय उसके साथ दोस्ती कर ली। जेम्स ये सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। उसे लगता था कि टेरी और जोई एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए उसने बीच में इंटरफेयर किया ही नहीं। और अब बात ऐसी आ चुकी है कि उसकी फ्रेंड स्टेसी उसकी आंखों के सामने मर गई थी। इसका जोई को सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था। अब अचानक सभी जब सोए हुए थे तो वहाँ मैक्स नाम का वही टूरिस्ट आ जाता है। उसे पहले से ही शक हो गया होता है, इसीलिए उसने पीछा किया उन लोगों का। मैक्स नाम का वो आदमी तो चोरी चुपके टेरी की गन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने गन बहुत जोर से पकड़ी हुई थी। फिर मैक्स बाकियों को आजाद करने के लिए जब चला गया तभी थोड़ी देर बाद टेरी की आंखें खुल जाती हैं। वो तुरंत ही गन लेकर मैक्स के पीछे आया और उसे शूट कर दिया। बेचारा मैक्स नाम का वो टूरिस्ट बेफालतू का मारा गया। अब तो टेरी एकदम पैनिक हो जाता है और जोई के ऊपर गन पॉइंट करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जोई ने ही ये सारा प्लान किया है। जेम्स तो उससे कह रहा था कि इसमें जोई का कोई हाथ नहीं है और तुम जैसा करोगे वो सब वैसा ही करेंगे। इस मोमेंट से इतना तो वो समझ गए थे कि टेरी अब किसी को भी मार सकता है अपने आजाद रहने के लिए। सुबह होते ही टेरी लोगों को जबरदस्ती बोट में बिठा देता है और उनसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। जेम्स भी बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा था और सब डरे हुए थे, लेकिन एक अच्छी बात हुई होती है कि स्टेसी की फ्रेंड जिसका नाम ग्वेन था, उसने चोरी चुपके टेरी की जेब से एक चाकू निकाल लिया होता है। जोई भी इन चीजों को देख रही थी, इसीलिए ग्वेन ने उस चाकू की मदद से बोट में एक छोटा सा छेद कर दिया। ये रीजन होता है कि बोट में से हवा निकलने लगी और अब उसे रोकने के लिए किनारे पर जाना ही होगा। टेरी ने अभी तक कुछ देखा नहीं था, लेकिन उसे शक तो हो ही गया होता है।
किनारे पर रुकने पर वो जेम्स से कहता है कि तुम इस बोट को ठीक करो, नहीं तो मैं तुम सबको बहुत बुरी तरीके से मार दूंगा। यानी देखकर लग रहा था कि अब टेरी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। जेम्स अब थोड़ी देर तक बोट को ठीक करने लगा, लेकिन अचानक वो एक स्प्रे लेकर टेरी के चेहरे पर मार देता है। इससे टेरी कुछ देर तक देख ही नहीं पा रहा था और जेम्स उस पर झपट्टा मारने लगा। दोनों के बीच में काफी लड़ाई हो रही होती है और वहाँ ग्वेन ने चाकू की मदद से जोई और खुद को आजाद कर लिया था। वो दोनों तो अब तेजी से फॉरेस्ट में भागने लगे थे। जब वो ट्रेवल कर रहे थे तभी एक गोली के चलने की आवाज आई। जोई जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे टेरी दिखाई दिया। यानी ये ऑब्वियस बात है कि वो गोली उसके भाई जेम्स को लगी है, लेकिन उसे अपने भाई की बहुत फिक्र हो रही थी। इसीलिए अब जोई और ग्वेन जिनके पास भागने का मौका था, वो तुरंत ही ग्वेन को समझाती है कि तुम आगे जाओ, वो अपने भाई को लेकर आएगी। ग्वेन तो वहाँ से निकल पड़ी, लेकिन जब जोई अपने भाई के पास जा रही होती है, वो मल्टीपल फायर उसके ऊपर करने लगा था। अचानक भागते हुए जोई को एक खाई दिखाई देती है जहाँ नीचे की तरफ पानी था, इसीलिए वो बिना डरे वहाँ से कूद गई। टेरी ने अभी भी फायर किया, पर उनमें से एक भी गोली जोई को नहीं लगती। जोई अब सीधा पानी वाले रास्ते से होते हुए किनारे पर पहुंची और अपने भाई जेम्स को देखने लगी। उसके पेट पर गोली लगने की वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है और उसका इलाज करना जरूरी था, इसीलिए जोई सबसे पहले अपने भाई को बोट के ऊपर बिठाती है और वहाँ से आगे निकलती है। टेरी भी वहाँ पर पहुंचा, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। पर टेरी अभी हार नहीं मानता। पता चला कि उस जगह पर कुछ टूरिस्ट आ चुके हैं जो राफ्टिंग कर रहे थे। वो जब वहाँ पहुंचे टेरी के पास तो टेरी ने उन्हें भी मार दिया। वो उनकी राफ्टिंग बोट लेकर अब सीधा पीछा करता है जोई का। वो अब उनकी राफ्टिंग बोट छीनकर जोई का पीछा करता है। पता चला कि थोड़ी ही दूरी पर इतने सारे पथरीले वाले रास्ते हैं और पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि जोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। वो मोमेंट ही इतना खतरनाक बन चुका था कि जोई की बोट ही पलट गई और उसका भाई और वो पानी में गिर जाते हैं। जैसे तैसे वो घायल पड़े हुए जेम्स को किनारे पर लेकर आई और उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जेम्स कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। कुछ देर तक जोई अपने भाई के पास ही रही, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे चाकू मार दिया। ये कोई और नहीं बल्कि खतरनाक टेरी था, जो एकदम कातिल जैसा बन चुका होता है। बेचारी जोई एकदम घायल पड़ी हुई होती है और अब शायद टेरी उसे जान से मारने वाला था। वो नुकीला चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और फिलहाल वो देख ही रहा है कि कैसे टेरी उसकी बहन को मार रहा है। भले ही वो कैसा भी है, लेकिन उसे अपने भाई होने का फर्ज तो निभाना ही होगा। इसलिए कुछ देर तक जब टेरी जोई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका भाई जेम्स के अंदर जितनी भी ताकत थी वो उठकर टेरी को पकड़ लेता है और उठाकर उसके साथ ही पानी में कूद जाता है। पता चला कि वहाँ से पथरीले वाले रास्ते के बाद एक झरना चालू हो रहा था, लेकिन जेम्स ने बिल्कुल भी टेरी को छोड़ा नहीं और उसे लेकर झरने के नीचे कूद गया। पत्थरों से टकराकर दोनों की ही बुरी तरीके से मृत्यु हो गई थी। यानी अब सिर्फ बची है जोई, जिसका इतना ब्लड लॉस हो गया है कि वो हिल भी नहीं पा रही। लग रहा था कि अब वो भी मारी जाएगी, लेकिन तभी ऊपर से कुछ आवाज आती है और पता चला कि वहाँ पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है। उस हेलीकॉप्टर में कोई और नहीं बल्कि ग्वेन होती है, जो यहाँ जोई की मदद करने के लिए आ गई थी। तुरंत ही जोई के ऊपर उनकी नजर पड़ती है और रेस्क्यू टीम उसे वहाँ से उठा लेती है। जोई का इलाज तुरंत ही जारी कर दिया गया ताकि वो एकदम कंफर्टेबल रहे। वो बहुत ज्यादा रो रही थी और ग्वेन को बताती है कि कोई भी नहीं बच पाया। इनफैक्ट उसका भाई जेम्स भी मारा गया होता है। शायद इसके बाद वो दोनों राफ्टिंग वाले एडवेंचर चीजों में बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे और हमारी कहानी यहीं पर इस तरीके से खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।